नमस्कार दोस्तों, मैं अनुतोष आप सबका जीएस फैशन पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल हम लोग ज्योग्राफी का सीरीज को स्टार्ट किए हैं और उसमें हम लोग अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ग्लोब क्या होता है, नहीं मानचित्र के प्रकार, ये सब पढ़ लिए थे। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे जो भी हम लोग छोड़ के आए थे उसको आगे बढ़ाएंगे, यानी उसको समझेंगे कि अक्षांश रेखा द्वारा कैसे किसी भी स्थान का जलवायु और ताप का निर्धारण किया जाता है, देशांतर रेखा द्वारा कैसे किसी भी जगह के समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं बढ़िया से। चलिए, ये हम लोग क्या है ना, ग्लोब यानी पृथ्वी का रूप। अब देखिए, इसमें जो हम लोग का क्षैतिज रेखा था इसको हम लोग क्या बोलते थे, अक्षांश रेखा बोलते नहीं। ये हम लोग का 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को हम लोग बोलते थे क्या, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसको बोला जाता है। इसके 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में रेखा थी, अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में यानी उत्तर में जो अक्षांश रेखा थी इसी को हम लोग कर्क रेखा बोलते थे। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश रेखा थी इसको हम लोग क्या बोलते थे, मकर रेखा। मकर रेखा। आप देखिए, कल हम लोग बोले थे कि हम लोग का जो सूर्य है, नहीं इसी तीनों रेखा के बीच में क्या करता है ना, मूव करता है यानी गति करता है। यानी कभी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत पड़ती है तो कभी सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर लंबवत पड़ती है तो कभी सूर्य की किरणें मकर रेखा के ऊपर लंबवत पड़ती है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर लंबवत पड़ती है तो यहाँ हम लोगों का कौन सा मौसम आता है ना, गर्मी वाला मौसम आता है, यानी समर सीजन आता है। और उस समय क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा में पड़ रही होती है तो जो मकर रेखा वाला क्षेत्र होता है वहाँ ठंडी का मौसम होता है, यानी ठंडा, वहाँ तब ठंडा वाला दिन आता है, नहीं विंटर सीजन। अब देखिए, जब इसके बोलता है जब मकर रेखा में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो मकर रेखा में गर्मी वाला दिन होता है और कर्क रेखा में क्या होता है ना, ठंडी वाला दिन होता है। और जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तब इन दोनों जो मकर रेखा और कर्क रेखा वाला क्षेत्र होता है यहाँ का जो आप टेम्परेचर है वो सेम रहता है, नहीं यानी यहाँ का जलवायु एक जैसा रहता है। अब देखेंगे हम लोग कि कब हम लोग का सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, कब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है और कब विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसलिए इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत छोटा छोटा चीज़ समझ लेते हैं। क्योंकि हम लोग का जो मकर रेखा है, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखिएगा तो आपको यहाँ बढ़िया से दिखेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है हम लोग का, ये ऑस्ट्रेलिया हम लोग का किस रेखा पे पड़ता है, मकर रेखा पे। और जो हम लोग का भारत है इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो मकर रेखा पे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है और भारत कर्क रेखा पे स्थित है। तो यानी जब हम लोग के यहाँ गर्मी का सीजन होता है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है ना, ठंडी का सीजन होता है। यानी जब मार्च अप्रैल मई जून जब हम लोग का यहाँ पे क्या होता है ना, गर्मी का मौसम होता है तब ऑस्ट्रेलिया में ठंडी का। जस्ट इसके उल्टा जब यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है तो हम लोग यहाँ क्या होता है, ठंडी में। यानी जब नवंबर दिसंबर जनवरी ये सारे जो आपका क्या मंथ है इसमें हम लोग यहाँ ठंडी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ती है ना, गर्मी पड़ती है। इसका कारण आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, तो इस प्रकार से क्या ना, अक्षांश रेखाओं की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह का जलवायु के बारे में बता सकते हैं कि वहाँ कैसे गर्मी का सीजन है या फिर ठंडी का सीजन है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं देशांतर रेखा के बारे में कि देशांतर रेखा की सहायता से हम लोग कैसे हम लोग तिथि का निर्धारण करते हैं, फिर डेट का निर्धारण करते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो काल्पनिक रेखा होती है, जो पृथ्वी के एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाती है, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, वे सारी रेखाएं क्या कहलाती है हम लोगों का, देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब देखिए, ये देशांतर रेखाओं कैसे हम लोग का तिथि का निर्धारण होता है और कैसे इससे हम लोग का समय का निर्धारण होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जैसे हम लोग पढ़े थे कि हर एक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। यानी दो कर्मागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होती है, 111 किलोमीटर होती है। जस्ट वैसे ही हम लोग का दो लगातार देशांतर रेखाओं के बीच समय की जो यानी डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो 4 मिनट का होता है। यानी दो कर्मागत देशांतर रेखाओं के बीच का समय का जो अंतर होता है कितना होता है, 4 मिनट। यानी एक देशांतर रेखा से अगर दूसरी देशांतर रेखा में जाएंगे तो समय में कितना मिनट का अंतर आएगा, 4 मिनट का अंतर आएगा।
यानी अगर हम लोग एक देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय का अंतर होता है 4 मिनट होता है, तो 15 देशांतर रेखा हम लोग पार करेंगे तो 4 × 15 यानी कितने का आ जाएगा आपका 60 मिनट। नहीं, 60 मिनट इक्वल टू कितना आवर होता है 1 आवर। यानी 15 देशांतर रेखाओं को अगर हम 15 देशांतर रेखाओं के बीच का अगर समय का अंतर देखेंगे तो कितना होगा 1 घंटे का अंतर होगा। अब देखिए समय रेखा का निर्धारण कैसे किया गया था, इसको हम लोग पहले समझते हैं। किसको समय रेखा मानते हैं, किसको तिथि रेखा माना गया है, इसको समझते हैं। तो याद रखिएगा कि डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है इसके लिए कि सन 1884। कब? सन 1884। इसको याद कैसे रखिएगा 1884। आपको पता होगा कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था ना 1885 में हुआ था। तो किसके द्वारा किया गया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। यानी वो डेट तो लगभग लगभग सबको याद रहता है कि कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। तो उसी से कोरिलेट करके हम लोग क्या करेंगे ना, इसको याद रखेंगे कि जस्ट उससे 1 साल यानी पीछे 1884 में कहा ना वाशिंगटन में, कहाँ पे? वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में हम लोग का जो समय रेखा है यानी मानक समय रेखा है, फिर उसे हम लोग प्रधान समय रेखा बोलते हैं, और जो तिथि रेखा है उसका निर्धारण किया गया था। तो देखिए जो समय रेखा का निर्धारण किया गया था तो बोला जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री क्या है हम लोग का देशांतर रेखा है, इसको हम लोग का क्या माना गया? प्रधान समय रेखा, प्रधान समय रेखा। और जो हम लोग का 180 डिग्री देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको माना गया हम लोग का तिथि रेखा। क्या माना गया? तिथि रेखा। याद रखिएगा जो 0 डिग्री क्या है हम लोग का देशांतर रेखा है, उसको क्या माना गया? प्रधान समय रेखा, जो कि हम लोग का लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरता है। ये सबको याद होगा कि हम लोग का प्रधान समय रेखा फिर मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है? लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरता है। देख लेते हैं। देखिए अगर आप देखिएगा तो ये हम लोग का क्या है? यूरोप कंटिनेंट है, और यूरोप में यहाँ आपको यूनाइटेड किंगडम नहीं दिख रहा होगा, एकदम छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो वहीं यूनाइटेड किंगडम से होते हुए क्या गुजरता है हम लोग का? मानक समय रेखा, एकदम डॉटेड लाइन, रेड डॉटेड लाइन से दिखाया गया है उसको। उसी हम लोग अपना क्या प्रधान समय रेखा मानते हैं। यानी उसी से हम लोगों का पूरे विश्व का समय का क्या होता है? निर्धारण होता है। आप देखिए चूंकि पृथ्वी हम लोग का क्या है ना गोल है, 3D फिगर आपको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन समझिएगा पृथ्वी क्या हम लोग का गोल है। तो इसके जो आगे वाला साइड है ये क्या है आपका 0 डिग्री। ये जो आगे वाला ये रेखा लिख रहे हैं ये क्या है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। और जस्ट पृथ्वी के जो पीछे वाला साइड है, बॉल को इमेजिन कीजिए, फुटबॉल नहीं, फुटबॉल कैसे पकड़े हुए हैं, तो उसका आगे वाला साइड में इधर क्या है ना 0 डिग्री देशांतर रेखा, और जस्ट उसके पीछे वाला साइड में यानी इधर वाला साइड में जो आपको नहीं दिखेगा उस साइड में क्या हम लोग का 180 डिग्री देशांतर रेखा। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या है ना ऑपोजिट है। ये याद रखिए, ये पूछा जाता है। अब देखिए और ये भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा हम लोग समय का निर्धारण करते हैं, तो किसके द्वारा 0 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा। और 0 डिग्री और सॉरी 180 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा हम लोग किसका निर्धारण करते हैं? तो तिथि का। नहीं, आप देखिए कैसे समय का निर्धारण किया जाता है, इसको हम लोग थोड़ा बहुत समझते हैं। पहले समय रेखा के बारे में बढ़िया समझ लेते हैं। देखिए ये हम लोग क्या है देशांतर रेखा है। ऐसे ऐसे हम लोग पढ़े तो हम लोग 360 देशांतर रेखाएं होती है। कितनी देशांतर रेखाएं होती है? 360 देशांतर रेखाएं। और अभी हम लोग पढ़े कि एक यानी 2 क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच के जो समय का अंतर होता है कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का होता है। और अभी हम लोग जस्ट ये भी देखें कि 15 देशांतर रेखाओं के बीच के जो समय का अंतर होता है वो 1 घंटा होता है। नहीं, 15 देशांतर रेखाओं के बीच के समय का जो अंतर होता है कितना होता है? 1 घंटा होता है। अब देखिए जो 0 डिग्री हम लोग का देशांतर है, मान के चलिए 0 डिग्री देशांतर है। क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये भी हम लोग पृथ्वी को क्या ना वर्टिकली रूप से 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। अब देखिए इसके इधर वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। और इसके जो इधर वाला क्षेत्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। तो अगर हम लोग 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर चलेंगे तो हम लोग का हर एक देशांतर जैसे एक एक देशांतर रेखा जो पार करेंगे तो उसमें 4-4 मिनट हम लोग का जोड़ते जाएगा। यानी हम लोग जो 0 डिग्री में जितना टाइम है उससे हम लोग 4 मिनट टाइम क्या होते जाएंगे? आगे होते जाएंगे। समझ में आ रहा है? और जस्ट अगर हम लोग इसके पश्चिम की ओर जाते हैं तो 4-4 मिनट क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। इसको बढ़िया से समझते हैं। देखिए
जो हम लोग का भारत है, तो भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक जो समय रेखा है आपका, या प्रधान समय रेखा है, ये हम लोग का 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, नहीं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ हम लोग देख लिए थे कि ये हम लोग का क्या है ना, ये हम लोग का लंदन यानी यूके है, यहाँ से हम लोग का 0 डिग्री जो यानी प्रधान समय रेखा गुजरती है, और क्योंकि भारत हम लोग का इधर है यानी इसके पूर्व में भारत है, इसीलिए हम लोग का जो भारत का प्रधान समय रेखा कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये पूछा जाता है बीच बीच में कि कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये हम लोग का उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से क्या होती है, गुजरती है। बहुत सारे राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है, लेकिन हम लोग का जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कहाँ से होकर गुजरती है, और ऑप्शन में रहता है क्या, इलाहाबाद के नैनी, याद रखिएगा। तो हम लोग का जो प्रधान समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो हम लोग का जो प्रधान समय रेखा है वो कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखिए, ये हम लोग का 0 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यहाँ से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। और हम लोग अभी पढ़े थे कि 1 डिग्री अगर देशांतर हम लोग यानी 2 क्रमांक देशांतर के बीच का जो समय का अंतर होता है कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 0 डिग्री से 82.5 डिग्री का अंतर आया देशांतर में, तो देखते हैं कि उसमें कितना समय का अंतर आएगा। तो 82.5 डिग्री को अगर आप 4 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 330 मिनट। कितना मिनट का आएगा, 303 मिनट का, 330 मिनट। और 330 मिनट मतलब होता है 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। यानी भारत का जो समय है वो जो हम लोग का मानक समय है यानी 0 डिग्री जो देशांतर है उसके समय से 5.5 घंटा क्या है ना आगे है, 5.5 घंटा क्या है आगे है। क्योंकि अभी बोले थे कि अगर 0 डिग्री देशांतर के हम लोग पूरब की ओर चलते हैं तो हम लोग का समय क्या होता है ना, ऐड होते जाता है, उससे आगे होते जाता है। और अगर उसके पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय उससे क्या हो जाता है ना, पीछे होते जाता है। यानी अगर बोला जाए कि अभी अगर हम लोग का अभी अगर 0 डिग्री देशांतर पे 6 बज रहा है, 6 सुबह के 6 बज रहे होंगे, तो भारत में कितने बज रहे होंगे, तो हम लोग 5.5 घंटा क्या करना होगा ना, ऐड करना होगा। यानी हम लोग यहाँ 11:30 बज रहे होंगे। समझ में आ रहा है बात आपको? ठीक है, आशा करना समझ गए होंगे। यानी 0 डिग्री पूर्वी देशांतर से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समय में क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा, जोड़ करना होगा। और 0 डिग्री देशांतर से पीछे चलेंगे यानी पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपको समय क्या करना होगा ना, घटाना पड़ेगा उतना समय। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जस्ट वैसे ही हम लोग का जो 180 डिग्री है, जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं ना, तिथि का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं, तिथि का, इसीलिए इसको तिथि रेखा भी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें भी वही बात होता है कि 180 डिग्री जो हम लोग का देशांतर रेखा है उससे अगर हम लोग आगे जाएंगे तो डेट हम लोग का आगे बढ़ेगा, और पीछे जाएंगे तो डेट घट जाएगा। यानी अगर 180 डिग्री देशांतर से हम लोग आगे चलेंगे, अगर यहाँ हम लोग का 25 तारीख है तो इसके जस्ट पीछे वाला जो यानी इससे जब पीछे आएंगे, पश्चिम की ओर आएंगे, तो यहाँ कितना तारीख होगा, 24 तारीख होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देशांतर रेखा की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं, किसी भी जगह का जो आपका समय का निर्धारण करते हैं और तिथि का निर्धारण करते हैं। आशा करते हैं ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। पृथ्वी गतियां, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, जिसे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, क्या हम लोग का पृथ्वी की गतियां। तो देखिए, पृथ्वी हम लोग का 2 तरह से गति करता है। कितने तरह से गति करता है, एकदम आसान है, 2 तरह से गति करता है। पहला होता है घूर्णन गति। क्या होता है, घूर्णन गति। और दूसरा होता है हम लोग का परिक्रमण गति। परिक्रमण गति। आइए इसको समझते हैं बढ़िया से कि घूर्णन गति क्या होता है, परिक्रमण गति क्या होता है। देखिए, लट्टू का आप लोग देखे होंगे, लट्टू के नीचे कील ठोका होता है, जिसके सहारे वो क्या करता है ना, उस पर रोटेट करता है, ऐसे करके घूमता है। और लट्टू जब घूमता है तो कील अपना कील में तो घूमता ही होगा, साथ में देखिए ऐसे भी चक्कर लगाता होगा, ऐसे चारों ओर ऐसे ऐसे भी घूमता होगा। अपना कील में तो ऐसे घूम ही रहा है कील के ऊपर, और साथ में ऐसे भी चक्कर लगा रहा है। जो कील के ऊपर अपना अक्ष पे घूम रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, घूर्णन गति। यानी अक्ष पे जो घूम रहा है, जो कील है उसका अक्ष है, उसके बीचों बीच से गुजरता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णन गति।
और अक्ष में घूमने के साथ साथ जो चारों ओर ऐसे करके चक्कर लगा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिक्रमण गति। तो जस्ट पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूमती है, उसको घूर्णन गति बोला जाता है। और जो सूर्य के चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति। अब समझते हैं कि घूर्णन गति के कारण क्या होता है और परिक्रमण गति के कारण क्या होता है। चलिए देखिए, घूर्णन गति के कारण हम लोग का दिन और रात होता है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। जैसे इधर हम लोग का सूर्य है, अब ये अपने अक्ष पे घूम रहा है, तो जिस साइड पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है उस साइड पे क्या है, अभी दिन है। और जिस साइड पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा उस पर क्या है, अभी रात है। जस्ट ये घूमते घूमते जिस साइड पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था वो इस साइड आ गया, यानी उल्टा साइड आ गया, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा था तो वहाँ रात हो गया। और जहाँ पे रात था वहाँ पे क्या हो गया, दिन हो गया। यानी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है, हम लोग का दिन और रात होता है। यानी दिन और रात होता है, इसलिए घूर्णन गति को दूसरे नाम से हम लोग दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। किस गति के नाम से जानते हैं, दैनिक गति। आशा करते समझ में आ रहा है। और एक परिक्रमण गति के कारण हम लोग का क्या होता है ना, वर्ष में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है, वर्ष में। यानी जब हम लोग का पृथ्वी पूरे सूर्य का एक चक्कर लगा देती है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एक साल बोलते हैं। नहीं, और वो कितना दिनों में लगाती है, 365 दिन और 6 घंटा में। कितना दिन, 365 दिन 6 घंटा में। यानी पृथ्वी परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी में क्या हो रहा है ना, वर्ष में परिवर्तन आ रहा है। इसीलिए इस गति को वार्षिक गति के नाम से भी जाना जाता है। किस गति के नाम से जानते हैं हम लोग इसको, वार्षिक गति। आशा करते हैं समझ में आएगा। घूर्णन गति को दैनिक गति के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसके कारण दिन और रात होता है, यानी दिन में परिवर्तन होता है। जबकि परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, हम लोग साल में परिवर्तन आता है, नहीं वर्ष में परिवर्तन आता है। इसलिए हम लोग किस गति के नाम से जानते हैं इसको, वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया। और पूरे यानी पृथ्वी को सूर्य का एक बार चक्कर लगाने के लिए कितना दिन चाहिए, 365 दिन 6 घंटा का समय चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या होता है ना, देखिए 365 दिन 6 घंटा ऐसे करके हम लोग 4 साल अगर बढ़ते हैं तो 6 घंटा जोड़ के कितना दिन आ जाता है, 24 दिन आ जाता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है। इसलिए हर एक 4 साल के बाद क्या आता है ना, उनका लीप ईयर आता है। अब समझ में आया क्यों लीप ईयर आता है, इसी 6 घंटा के कारण कि 4 साल बाद 4 26 कितना हो जाएगा, 24 घंटा आ जाएगा, यानी एक दिन बढ़ जाता है। इसलिए हर एक 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। उसको बढ़िया समझेंगे हम लोग अभी। अब देखिए, ये तो था हम लोग का पृथ्वी की गतियां। अब पृथ्वी जो है हम लोग का, पृथ्वी हम लोग का क्या होता है ना, सूर्य के चारों ओर, ये मान के चलिए हम लोग का सूर्य है, ये हम लोग का क्या है, सन है। पृथ्वी इसके चारों ओर अर्धवृत्ताकार पथ पर घूमती है। कैसे घूमती है, अर्धवृत्ताकार पथ पर घूमती है, सॉरी दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। किस पे घूमती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल पाथ। नहीं, इलिप्टिकल पाथ पे घूमती है। ये हम लोग का पृथ्वी है, ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं किस पे ना, दीर्घवृत्ताकार पथ पे। तो जब ये दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही होती है तो जो पृथ्वी का सूर्य से दूरी है वो फिक्स नहीं रहता, वो घटते बढ़ते रहता है। वो क्या रहता है ना, घटते बढ़ते रहता है। कभी ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। तो जब पृथ्वी का दूरी सूर्य से सबसे ज़्यादा होता है, यानी पृथ्वी का दूरी सूर्य से जब सबसे ज़्यादा होता है, उस घटना को हम लोग बोलते हैं अपसोर। क्या बोलते हैं, अपसोर। क्योंकि देखिए यहाँ से पृथ्वी का दूरी सूर्य से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अपसोर। इंग्लिश में बोला जाता है इसको एपीहेलियन, एपीहेलियन। और जब सूर्य का दूरी पृथ्वी से, यानी पृथ्वी का दूरी सूर्य से न्यूनतम होता है, ये क्या हो गया, सूर्य का दूरी पृथ्वी से मैक्सिमम यानी महत्तम होता है, उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसोर बोलते हैं। और जब सूर्य का दूरी पृथ्वी से न्यूनतम होता है उसको हम लोग बोलते हैं उपसोर। क्या बोलते हैं, उपसोर। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। आशा करते हैं समझ में आ गया। अब इससे संबंधित तिथि पूछा जाता है कि उपसोर की घटना कब होती है और अपसोर की घटना कब होती है। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी जो न्यूनतम होता है वो 3 जनवरी को होता है। कब होता है, 3 जनवरी को। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उपसोर की घटना कब होती है, 3 जनवरी को। और जो अपसोर की घटना है, यानी जब सूर्य और पृथ्वी का दूरी ज़्यादा यानी महत्तम होती है, वो घटना होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को ऐसा भी याद रख सकते हैं। कम दूरी तो यहाँ देखिए 3 आया,
महत्तम दूरी यानी ज्यादा दूरी तो 4 आया कि नहीं, यानी 3 जनवरी उपसौर की घटना होगी और 4 जनवरी को अपसौर की घटना होगी। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चूंकि जब हम लोग पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी ज्ञात करते हैं तो वो औसत दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? औसत दूरी। और उसी को हम लोग बोलते हैं खगोलीय दूरी। क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। इसी को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और हम लोग पढ़े थे कि एक खगोलीय दूरी बराबर कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय दूरी बोलते हैं। क्यों औसत दूरी निकालते हैं? क्योंकि हम लोग पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो दूरी है वो फिक्स नहीं रहता, वो घटते बढ़ते रहता है। अभी देखिए कि महत्तम दूरी तो हम लोग, महत्तम दूरी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच का होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसौर वाली घटना बोलते हैं, यानी एपीहेलियन बोलते हैं, जो कि कब होता है हम लोग का? 4 जुलाई को होता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होता है उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं, यानी पेरीहेलियन बोलते हैं। और ये कब होती है? 3 जनवरी को होता है। और याद रखने का ट्रिक भी बता दिए। उपसौर का मतलब कम, कम यानी 3, और ज्यादा अपसौर यानी कब हो गया? 4 जुलाई। याद हो गया होगा आशा करते हैं। अब देखिए इतना बात समझ में आ गया होगा। अब ये जो उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा है, यानी उपसौर वाली घटना हो रही है और अपसौर वाली जो घटना हो रही है, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी न्यूनतम हो रहा है, सूर्य और पृथ्वी का दूरी जब मैक्सिमम हो रहा है, तो इन दोनों की जो घटना हो रही है इसको जो मिलाती है काल्पनिक रेखा, उस काल्पनिक रेखा यानी ये डॉटेड लाइन जो आपको दिखाया गया है इसको बोलता है एपीसाइड लाइन। क्या बोला जाता है? एपीसाइड लाइन। नहीं, ये पूछा जाता है कि उपसौर और अपसौर की घटना को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या बोला जाता है? एपीसाइड लाइन। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी भी आप लोगों को पता चल गया कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻15। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता, लेकिन जान लीजिए कि अपसौर के समय जो सूर्य और पृथ्वी का दूरी होता है वो लगभग आपका हो जाता है 1.52 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाता है। और उपसौर वाली घटना के समय इसका दूरी हो जाता है 1.47 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाता है। ये सब समझ लीजिए, याद करने का उतना जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो खगोलीय दूरी है, जो कि औसत दूरी है, वो आपको याद रखना होगा। फिर क्या याद रखना होगा? उपसौर वाली कब घटना होती है और अपसौर वाली कब घटना होती है। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए ये हम लोग पृथ्वी है और उसके बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। नहीं, क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब देखिए, और इसके जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा थी, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा थी इसको हम लोग क्या रेखा बोलते थे? और 23.5 डिग्री साउथ में यानी दक्षिण में जो रेखा थी इसको हम लोग क्या बोलते थे? मकर रेखा। मकर रेखा। और अभी हम लोग समझे कि हम लोग का जो सूर्य है इसी तीनों रेखाओं के बीच में क्या करता है ना? गमन करता है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ कुछ तिथियां हैं जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको हम लोग बढ़िया समझते हैं। देखिए एक आता है हम लोग का विषुव। क्या घटना आता है? विषुव। समझिएगा, इसको बोला जाता है इक्विनॉक्स। क्या बोला जाता है? इक्विनॉक्स। तो विषुव क्या होता है? यानी जब पृथ्वी पर दिन और रात, पृथ्वी पर दिन और रात का समय जो है वो बराबर हो जाए तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा कि जब पृथ्वी पर दिन और रात का समय क्या हो जाए? बराबर हो जाए, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का क्या हो जाए? रात हो जाए, तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो देखिए ये होता कब है, ये समझते हैं ये होता कब है। तो देखिए जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती है, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती है तब हम लोग क्या होता है ना? विषुव होता है, इक्विनॉक्स वाला घटना होता है। यानी तब पृथ्वी पर दिन और रात क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो ये दो ऐसी तिथियां हैं जहाँ पे कि हम लोग का दिन और रात समान होता है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले होता है हम लोग का 21 मार्च को, 21 मार्च, और दूसरा होता है 23 सितंबर को। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसा दिन है
जहाँ पे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं ना, बराबर होते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। अब देखिए, अब समझते हैं दूसरा चीज। एक आता है हम लोग का कर्क संक्रांति और एक आता है मकर संक्रांति। इसको समझते हैं बढ़िया से। जस्ट जैसे अगर हम इक्विनॉक्स पढ़े, इक्विनॉक्स में क्या होता है कि दिन और रात पृथ्वी पर क्या होता है, बराबर हो जाते हैं, और उस समय क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो ध्रुव यानी जो हम लोग का विषुवत रेखा है उस पर लंबवत पड़ती है। अब देखिए कर्क संक्रांति कब होता है। कर्क संक्रांति देखिए, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति बोलते हैं। यानी कर्क संक्रांति के समय जो कर्क रेखा वाला क्षेत्र है वहाँ में दिन बड़ा होता है और रातें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। फिर तो समझिएगा, कर्क संक्रांति किसको बोलेंगे, जब कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति बोलते हैं। कर्क संक्रांति के समय जो कर्क रेखा वाला क्षेत्र है वहाँ पे क्या होती है ना, दिनें बड़ी हो जाती है और रातें छोटी हो जाती है। जस्ट उल्टा होता है उसका यहाँ पे मकर रेखा पे, यहाँ रातें जो है वो बड़ी हो जाती है और दिनें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। यानी कर्क संक्रांति के समय कर्क रेखा वाले क्षेत्र में दिनें बड़ी रातें छोटी, लेकिन मकर रेखा वाले क्षेत्र में रातें बड़ी और दिनें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। सब मकर रेखा पे मकर संक्रांति यानी जब हम लोगों का सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है तो हम लोग का मकर रेखा वाला क्षेत्र पे दिन क्या हो जाती है ना, बड़ी हो जाती है और रातें छोटी हो जाती है। और जस्ट इसका उल्टा कर्क रेखा पे हो जाता है कि यहाँ पे दिनें जो है वो छोटी हो जाती है और रातें क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब देखिए कब होता है मतलब कर्क संक्रांति और कब होता है मकर संक्रांति। देखिए 21 जून का आप नाम सुने होंगे नहीं, इसी 21 जून पे क्या होता है हम लोग का कर्क संक्रांति होता है। यानी 21 जून पे हम लोग कर्क रेखा पे दिन सबसे बड़ी होती है और रातें सबसे छोटी होती है। और एक दूसरा नाम सुने होंगे 22 दिसंबर का। किसका, 22 दिसंबर का। तो इस 22 दिसंबर पे क्या होता है मतलब, जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, इस कारण मकर रेखा वाले क्षेत्र में दिनें बड़ी हो जाती है और रातें छोटी हो जाती है। आशा करते हैं कि ये 4 डेट आप लोगों को याद हुआ होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे 21 मार्च और 23 सितंबर, नहीं 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों तिथियों पे क्या होता है हम लोगों का, विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात का जो समय है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का क्या होता है, रात होता है। दूसरा हम लोग पढ़े कर्क संक्रांति, जो कि कितने को होता है, 21 जून को होता है। कब होता है कर्क संक्रांति, 21 जून। इस समय क्या होता है ना, कर्क रेखा वाले क्षेत्र पे दिन का जो समय है वो बड़ा हो जाता है और रातें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। फिर हम लोग पढ़े 22 दिसंबर। कब पढ़े, 22 दिसंबर। इस 22 दिसंबर को क्या होता है हम लोग का, मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण मकर रेखा वाले क्षेत्र पे दिनें बड़ी हो जाती है और रातें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इस 4 डेट को बहुत बढ़िया से याद कीजिएगा। फिर उपसोर और अवसोर वाले डेट को बहुत बढ़िया से याद कीजिएगा। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक, यानी हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट लेवल तक के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करते हैं इस टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, आपका क्लियर हुआ होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे लगा आप लोगों को पढ़ने में, और आगे हमको क्या इम्प्रूव करना है पढ़ाने में। जो भी फीडबैक है वो दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद।